नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। आज दिल से संबंधित बीमारियों के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जहां पर बीमारियां क्या होती हैं, उसके उपाय क्या कुछ होने चाहिए, ये विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इतनी गंभीर बीमारियों के जो बड़े बड़े इलाज हैं, उसको लेकर जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, उसको यहां पर सॉर्ट करेंगे। डॉक्टर ब्रिगेडियर सुदीप सिंह सिद्धू जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहां पर कार्डियक हेड सर्जन हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। थैंक यू। सबसे पहले सर शुरुआत में करना चाहूंगी, चूंकि आम भाषा में दिल संबंधी जो बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है और तमाम जो तकलीफें होती हैं वो लोगों को पता होती हैं, लेकिन इलाज की जब बारी आती है लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो उसको लेकर अगर आप यहां पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हमारे दर्शकों के लिए कर दें कि किस प्रकार से इलाज अवेलेबल होते हैं और ट्रीटमेंट के नाम पर जो सर्जरीज होती हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हार्ट की बीमारियां जो कि बच्चों में होती हैं, वो तो कई किस्म के डिफेक्ट होते हैं, उनके ऑपरेशन हम यहाँ नहीं करते हैं। पर जो एडल्ट्स में बीमारियां होती हैं जो कि प्राइमरीली हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉक आ जाते हैं या वेल्व ख़राब हो जाते हैं हार्ट के, या हार्ट की जो ऊपर आर्टरीज निकलती हैं जिसको एओर्टा कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं बीमारी की वजह से, उनका रिप्लेसमेंट। तो प्रमुख 3 किस्म की बीमारियां हैं जिनका हम यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। तो जिसको कि कह सकते हैं हम एडल्ट कार्डियक सर्जरी में जितने प्रकार के भी ऑपरेशन होते हैं सभी का ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि जो आपका सक्सेस रेट है वो 100% है, तो समझना बेहद आसान है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर जो कुछ भी समझाएंगे या बताएंगे वो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात जरूर होगी। ऐसे में आपसे जानना ये चाहूंगी कि कितने प्रकार की सर्जरीज आप करते हैं और खासतौर पर एसएसबी अस्पताल में क्या कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमारी लगभग 60 to 70% काम जो है वो हार्ट की बाईपास सर्जरी का है। बाईपास सर्जरी में तकरीबन मरीज किसी स्टेट में भी आए, हार्ट का फंक्शन ख़राब हो गया हो प्रीवियस हार्ट अटैक के बाद, या नॉर्मल हार्ट का फंक्शन हो, तो हम हर प्रकार के मरीज में बाईपास का ऑपरेशन सक्सेसफुली कर लेते हैं। कई मरीज ऐसे भी हैं जिनमें 5 से 6 ग्राफ्ट लगते हैं, तो अगर हम ज़रूरत समझते हैं तो उतने ग्राफ्ट भी लगते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 3 नालियाँ बंद हैं तो मरीज के सिर्फ 2 या 3 बाईपास होंगे। ज़रूरत पड़ने पर अगर ज़्यादा आर्टरीज़ हैं जिनके ऊपर ग्राफ्ट लग सकता है तो 5 से 6 बाईपास भी हो जाते हैं इनके। ऑपरेशन के बाद मरीज लगभग 5 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं एंड इनकी रिकवरी तकरीबन मैं कहूँगा 95-96% पेशेंट्स में रिकवरी जो है बिल्कुल अनइंटरप्टेड तरीके से होती है और 5वें या 6ठे दिन ये घर जाने के कंडीशन में होते हैं। जब ये घर जाते हैं ये चलती फिरती हालत में होते हैं, ये नहीं कि ये बिस्तरे पे पड़े हुए हैं या इनको कोई नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। मरीज का कंडीशन होता है कि सिर्फ लेटे हुए पोजीशन से उठने में उसको थोड़ी सी मदद चाहिए, कोई पीछे से सपोर्ट करे बैक को। उसके अलावा मरीज को कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चलते फिरते हैं, खुद नहाना धोना, वॉशरूम जाना, खाना पीना सब अपने आप कर सकते हैं। तो ये जो कई लोगों के मन में एक गलत फहमी है कि हार्ट के ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा लंबा रिकवरी पीरियड होता है या मरीज को घर में नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। मरीज़ जो हैं जब डिस्चार्ज होते हैं 100% अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। हार्ट वेल्व के ऑपरेशंस में 2 प्रकार के वेल्व यूज़ करते हैं। अगर तो मरीज़ की उम्र 60 साल से कम हो तो उनको मैकेनिकल वेल्व लगते हैं। इन वेल्व्स के साथ इनकी वेल्व्स की जो लॉन्जेविटी जिसको कहते हैं वो ज़्यादा है, लाइफ लॉन्ग 20-30 साल चल सकते हैं। पर यह ज़रूरी हो जाता है मरीज को कि खून पतला करने की दवाइयाँ उनको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती हैं। जो मरीज़ 60 साल से ज़्यादा हैं उनमें कोशिश होती है कि इनको लाइफ लॉन्ग एंटी कोएगुलेशन यानी कि खून पतला करने की दवाई ना खानी पड़े, क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इस एज में आके कई मरीज़ों के
प्रोस्टेट का ऑपरेशन होना है, किसी का कुछ और प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट सर्जरी होनी है, तो बेहतर होता है कि ये एंटीकोएगुलेशन पे ना हो। ऐसे पेशेंट्स में फिर हम बायोप्रोस्थेटिक वेल्व, जिसको कि टिश्यू वेल्व कहते हैं, ये यूज़ करते हैं। इन केसेस में फिर आपको खून पतला करने की दवाई देने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल जिक्र आप यहाँ पर सर्जरीज का कर रहे हैं, क्या इसमें किसी प्रकार का डॉक्टर साहब एज रेस्ट्रिक्शन भी होता है? नहीं, अगर मरीज़ फिट है कि एनेस्थीसिया उसको दिया जा सकता है तो एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। हमने यहाँ पे जो ओल्डेस्ट पेशेंट ऑपरेट किया है वो 85 इयर्स के थे, उनका CABG किया था और बिल्कुल ही अनइवेंटफुल रिकवरी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। बिल्कुल, जो तमाम दर्शक कहीं ना कहीं मन में उनके ये भय है कि आपकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, बॉडी थोड़ी सी अनफिट हो जाती है, ऐसे में आप ऑपरेशंस नहीं करवा सकते हैं, तो इसको बिल्कुल अपने जहन से निकाल दीजिए। आप भी ऑपरेशंस करवा सकते हैं और वो सक्सेसफुल भी डॉक्टर साहब हो सकता है। एक सवाल ये भी है कि SSB अस्पताल में तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, जिसको हमने देखा भी है प्रत्यक्ष रूप से। ऐसे में किस किस प्रकार के मरीजों से आप डील करते हैं? क्या इंटरनेशनली भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं? हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 25 to 30% काम जो है ये इंटरनेशनल पेशेंट्स का है। अधिकतर इराक से आते हैं, कुछ पेशेंट्स यमन, फिजी और बांग्लादेश से भी आते हैं। इन मरीज़ों की भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इंडियन पेशेंट्स की हैं। इनको भी बाईपास की ज़रूरत है या वेल्व बदलने का ऑपरेशन होना है। एंड अभी तक मैं ये कह सकता हूँ इंटरनेशनल पेशेंट्स के साथ और फॉर दैट मैटर इवन डोमेस्टिक पेशेंट के साथ SSB हॉस्पिटल में हमारा सक्सेस रेट 100% है। बिल्कुल, और वाकई काबिले तारीफ है ये, क्योंकि दूर दराज से जब लोग यहाँ पर आते हैं और खास तौर पर जब इंटरनेशनल पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं तो भारत ने कितनी तरक्की कर ली है ये यहाँ पर साफ होता है। ऐसे में सर, जो दिल का छेद होता है वो भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है? दिल के छेद जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा होता है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो VSD का डिफेक्ट है ये क्योंकि इससे हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है और सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, तो ये नॉर्मली बच्चों में ही ऑपरेशन हो जाता है। ASD का जो डिफेक्ट है कई बार लोगों को पता नहीं लगता है, मरीज़ों की उम्र ज़्यादा हो जाती है 35-40 साल, तब इनका ऑपरेशन करना पड़ता है। इसमें भी अगर डिफेक्ट छोटा हो 30 मिलीमीटर तक का तो उसमें कैथ लैब में कार्डियोलॉजिस्ट डिवाइस के ज़रिए बंद कर सकते हैं। पर अगर ऐसा ना हो या टेक्निकली कुछ उसमें इश्यूज़ हों तब इनका ऑपरेशन फिर हम करते हैं और इनको डिफेक्ट के ऊपर जो हार्ट का एक थैला होता है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसी का एक पैच लेके और डिफेक्ट को बंद कर देते हैं। इन पेशेंट्स में भी रिकवरी जो है वो जनरली कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, चौथे पाँचवें दिन सब घर जाने के लिए तैयार होते हैं। पर यह भी ज़रूरी है कि अगर पेशेंट का हार्ट में होल है उसका डिफेक्ट बंद करना है या वेल्व का ऑपरेशन करना है और मरीज़ की उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो हम एंजियोग्राफी ज़रूर करते हैं ऑपरेशन से पहले, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इनकी कोई कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉक है तो जब वेल्व बदलने का ऑपरेशन या ASD जो कि होल इन द हार्ट है इसको बंद करने का ऑपरेशन हो रहा है, अगर कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉक है तो साथ साथ इनका बाईपास ऑपरेशन भी हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर्जरी से तो पूरी तरीके से आप तंदुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप सर्जरी के बाद क्या कोई खास प्रिकॉशंस होते हैं जो मरीज को लेने चाहिए पूरी तरीके से स्वस्थ होने के लिए? डाइट को लेकर किसी प्रकार की कोताही बरतनी हो? एक जनरल किसी भी कार्डियक सर्जरी के बाद ज़रूरी है कि मरीज़ लगभग 8 से 10 हफ्ते करवट लेके नहीं सो सकता है, क्योंकि जो छाती के सेंटर में हड्डी है जिसको कि स्टर्नम कहते हैं उसको सेंटर में चीरा दिया जाता है और ऑपरेशन के बाद तारों से जोड़ दिया जाता है। करवट लेने से इसके ऊपर डिफरेंशियल प्रेशर आता है तो डर रहता है कि हड्डी हिल ना जाए या तारें टूट ना जाएं। दूसरा, मरीज़ के लिए ये भी ज़रूरी है कि घर जाके उसने बिस्तरा नहीं पकड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, चलते फिरते रहना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, शोल्डर मूवमेंट्स करने हैं ताकि फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम ना आए। ये तो सभी मरीजों के लिए है जिनका हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है।
जबकि बाईपास का ऑपरेशन होता है तो बहुत ज़रूरी है डाइटरी, इनफैक्ट कंप्लीट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं। आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, वॉकिंग करनी है रोज़, आपको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें फ्राइड फूड नहीं खाने हैं, पूड़ी पराठा कचौड़ी समोसा गुलाब जामुन, किसी प्रकार के फ्राइड फूड्स अवॉइड करने हैं। आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आपको रेड मीट नहीं खाना है, यानी कि मटन बीफ वगैरह नहीं खाना है। आप चिकन या फिश खा सकते हैं, वो भी प्रेफरेबली करी फॉर्म में, ज़्यादा तेल में ना बना हो खाना। जिन पेशेंट्स का वेल्व रिप्लेसमेंट होता है और उनको मैकेनिकल वेल्व लगाए और ओरल एंटीकोएगुलेंट्स यानी कि खून पतला करने की दवाई खा रहे हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि किसी प्रकार का साग, मेथी, सरसों, पालक, बथुआ ये नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लाइफ लगभग नॉर्मल रहती है। बिल्कुल, जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं तमाम टेक्निक्स का 21वीं सदी में आज हमें, जहां पर खासतौर पर चिकित्सा के क्षेत्र की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है, बावजूद इसके डॉक्टर साहब बड़ी तादाद में लोगों की जान सिर्फ हार्ट रिलेटेड डिजीज की वजह से चली जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्या वो सावधानियां हैं जिन्हें बरतने से इस आंकड़े को कम से कम हम कम कर सकते हैं? जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनकी हम बात आमतौर पर आजकल मीडिया में करते हैं, प्रिंट मीडिया या टीवी या किसी भी हेल्थ कैंप में जिसके ऊपर फोकस रहता है, वो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, जो खून की नालियाँ हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, इनमें ब्लॉक बन जाते हैं। इनके 3 प्रमुख कारण हैं। एक, हाइपरटेंशन, बीपी कंट्रोल में नहीं है, बीपी ज़्यादा है। नंबर 2, डायबिटीज़। और नंबर 3, स्मोकिंग। अगर इंसान इन 3 चीज़ों को काबू में रखे तो कॉर्नरी आर्टरी, और एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखे तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। सो बहुत ज़रूरी है, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाए तो उन्हें अपने ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना है। रेगुलरली अपने फिजिशियन को या जो भी उनका डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं उनसे संपर्क करना है, ब्लड शुगर की टेस्टिंग करानी है एंड मेडिकेशन को इग्नोर नहीं करना है। हाइपरटेंशन है तो उसके अपने जो भी प्रिकॉशंस हैं, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, अगेन एक्टिव लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन सभी करने हैं और मेडिकेशन नियम रूप से लेनी है ताकि बीपी जो है कंट्रोल में रहे। एक्टिव लाइफस्टाइल ज़रूरी इसलिए है कि एक्टिव लाइफस्टाइल से फिर आपकी डाइट भी कंट्रोल में रहती है और आपके हार्ट को जो एक एफर्ट आप कर रहे हैं उससे हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई बरकरार रहती है। बिल्कुल, यहाँ पर चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं डाइट को लेकर भी, तमाम सावधानियों को लेकर भी, एक्सरसाइज का भी आप जिक्र कर रहे थे, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि कितने मिनट ऑफ मैक्सिमम एक्सरसाइज को हमें डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके? देखिए, रिकमेंडेशंस चेंज करते रहते हैं। अभी लेटेस्ट जो करंट रिकमेंडेशंस हैं वो कहते हैं 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज पर वीक, यानी कि आप हफ्ते में 5 दिन 30-30 मिनट कीजिए या हफ्ते में 3 आप 50-50 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज। मॉडरेट एक्सरसाइज मतलब आपको कुछ हद एरोबिक्स करने हैं, चाहे आप वॉकिंग करें, रनिंग, साइकिलिंग, और कुछ आपको वेट्स करने हैं। वॉकिंग का है कि वॉकिंग एंड जिसको कि आप एक फिज़िकल रूप में देखें कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका कुछ क्राइटेरिया है। आप टहलने को आप वॉकिंग नहीं कह सकते हैं। आपने 1 घंटे में कम से कम 5 से 6 किलोमीटर चलना है, यानी कि आपकी जो रफ्तार है इज़ रफली 10 मिनट्स टू मैक्सिमम 12 मिनट्स पर किलोमीटर। इस स्पीड से आपने चलना है तो उसका फ़ायदा है। नहीं तो अगर आप बहुत ही स्लो वॉकिंग कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, आप जॉगिंग या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं तो ये आपका एरोबिक कंपोनेंट हो गया। एंड दूसरी चीज़ है, आपने कुछ हद तक वेट मूवमेंट करना है, चाहे आप अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस यूज़ कीजिए जिसको कि कहते हैं पुशअप्स, सिटअप्स या प्लैंक, ये एक्सरसाइजेज हैं, या आप जिम में वेट्स करें, बट दोनों प्रकार की एक्सरसाइज आपके रूटीन में होनी चाहिए।
सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कुछ कहा, बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया कि क्या कुछ वो उपाय होंगे और वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी ही होंगी, क्योंकि आज एक ऐसे दौर में हम हैं जहां पर हमारी जिंदगियां बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई हैं, बहुत अच्छा खाने का समय हमें नहीं मिल पाता, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पाता। ऐसे में ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जिन्हें बरत कर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर इन्होंने एक ये सीख भी दी है कि वर्तमान में जीना चाहिए, हर दिन को अपना दिन बनाइए और एक जिंदगी की तरह उसे जिए, अच्छा खाइए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।